तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर हैज अ यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा. Obtain the expression for the electric field at a point lying at a distance x from the wire using Gauss law. Show graphically the variation of electric field E as a function of distance x from the wire. ठीक है बच्चों, तो हमारे पास क्या है? तो consider a thin consider a thin infinitely consider a thin infinitely long straight consider a thin infinitely long straight wire having straight wire having uniform linear charge density uniform linear चार्ज डेंसिटी लैम्डा. ठीक है भाई, ये हमें दिया हुआ है. तो हमें क्या गिवन है? हमें कि इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर है और उसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो हमारे पास लैम्डा है. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो गई इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जिसकी हमें डेंसिटी गिवन है, लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी. इसको हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से क्या करा है? इनक्लोज्ड कर लिया. किससे कर लिया प्यारे बच्चों? सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इसको इनक्लोज किया हुआ है. कभी भी देखो, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे आप पेन यूज करते हो तो उसमें जो आपको अंदर रिफिल नजर आ रही है वो बिल्कुल लीनियर, और हमने उसको इनक्लोज किससे किया है? सिलिंड्रिकल, या नहीं है? तो हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है. ठीक है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस. इसकी जो रेडियस है वो हमने x मान ली. रेडियस कितनी ली हुई है इसकी? x. और इसकी जो लेंथ है वो मैंने l ली हुई है. इसकी रेडियस को हमने क्या मान लिया हुआ है? x, और जो लेंथ है इसकी प्यारे बच्चों वो l है. और जितनी भी आपके पास लीनियर चार्ज होती है उस लीनियर चार्ज के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा. अगर आप यहाँ पर एक सरफेस लेते हो तो इस सरफेस पर अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा. ठीक है ना? ये वाली सरफेस आपने मान ली, एक को नाम दे देते हैं S1, एक को S2 और दूसरे को S3. ठीक, इसका एरिया वेक्टर इधर होगा. अगर आप यहां पर एक छोटी सी सरफेस ले लो, छोटी सी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा. फिर तीसरी सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैंने आपको बता ही दिया किधर होगा, हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, रेडियली. ठीक है, ये अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है प्यारे बच्चों तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा. ठीक, तो क्या करा हमने? हमारे पास एक लीनियर, क्या है? लीनियर वायर था, यानी कि एक लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर था जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है. हमने उसको एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया. उसके हमारे पास तीन सरफेस हैं. दो सरफेस हमारी सर्कुलर, फ्लैट सर्कुलर एंड्स हैं S2 और S3, और एक आपकी कर्व्ड सरफेस है. बच्चों, जो भी आपका फ्लक्स का होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस की वजह से होगा जो आपकी कर्व्ड सरफेस है. क्यों? क्योंकि बाकी के अगर आप दो को ध्यान से देखें तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के बीच में, एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है. और अगर 90 है तो भैया फ्लक्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि फाई इज इक्वल टू होता है E डॉट डेल्टा एस या E डेल्टा एस कोस थीटा. क्लियर है इतनी बात? तो इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि जो भी फ्लक्स देगा वो ये कर्व्ड सरफेस देगी, या नहीं? तो लिखते हैं भाई फाई इज इक्वल टू E डॉट डी एस. तो पहली सरफेस हमारे पास है S1, E डॉट डी एस वन. दूसरी हो जाएगी हमारे पास S2, E डॉट डी एस टू. और तीसरी हो गई हमारे पास S3, E डॉट डी एस थ्री. ठीक है भाई, तो पहले का एंगल तो हमारे पास है, कितना है प्यारे बच्चों? DS1 का तो 0 था, कोस 0. दूसरे का हमारे पास कितना था? 90, EDS2 कोस 90. और तीसरे का भी हमारे पास कितना था? तो 90, तो EDS3 कोस 90. ठीक है इतनी बच्चों? दो चीज़ तो देखो जीरो हो गई, तो इनका तो कोई रोल अब रहा नहीं, हमारे पास सिर्फ एक है E, और इसका अगर एरिया करेंगे DS1 तो ये आ जाएगा E. कितना होता है कर्व्ड सरफेस एरिया? तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा होता है 2 पाई
हमने रेडियस x ली है 2 पाई एक्सएल, ठीक, बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। यूजिंग गॉस थ्योरम क्या कहती है गॉस थ्योरम? तो भाई गॉस थ्योरम कह रही है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, हाँ या ना? अब हमारे पास जो क्यू है बच्चों वो कितना होगा, आपने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो हम फ्लक्स ले सकते हैं लैम्डा एल अपॉन अपसाइलन नॉट, और फ्लक्स था ई इंटू 2 पाई एक्स एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन अपसाइलन। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो आ गया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट एक्स। अगर आप देखो ध्यान से तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ साथ क्या हो रहा है, घट रहा है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, क्लियर है बात इतनी? ओके, देख लो एक बार आराम से। तो हमने करा क्या था, हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर दिया हुआ था जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। हमने उसको एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया। पता चला कि हमारे पास तो 3 सरफेस हैं, 2 तो सर्कुलर फ्लैट एंड्स हैं और एक कर्व्ड है। जो भी फ्लक्स का योगदान है वो सिर्फ और सिर्फ कर्व्ड सरफेस दे रही है, बाकी तो 2 दे नहीं रही, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 है। किस किस के? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के। ठीक है भाई, हमने फ्लक्स निकाला और फिर गॉस थ्योरम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए होलो कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ इनर रेडियस r1 एंड आउटर रेडियस r2 हैज अ चार्ज q ऑन इट्स सरफेस, ठीक। A point charge, a minus q is also placed at the center of the sphere. What is the surface charge density of inner and outer sphere? And use Gauss law of electrostatics to obtain the expression of electric field at a point outside the sphere. ठीक है भाई, तो हमारे पास एक ये स्फेयर हो गया जिसकी रेडियस आपके पास प्यारे बच्चों r1 है, और इसके सेंटर पर हमने जो चार्ज रखा है वो माइनस क्यू है। अब ये माइनस क्यू है तो ये कितना चार्ज इंड्यूस करेगा? प्लस क्यू, ठीक। एक दूसरी सेल है, स्फेरिकल सेल है, ठीक है, ये आपके पास स्फेरिकल शेल होगी जिसकी रेडियस आपके पास r2 है, और इसको जो हमने चार्ज दिया है वो कैपिटल Q है। और मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो भी चार्ज होता है, जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज बाहर चला जाता है। तो अगर ये माइनस क्यू है तो आपका सारा चार्ज कहाँ जाएगा? आउटर सरफेस पर। मैंने करा था, याद बताओ, कि अगर आप किसी भी कंडक्टर पर कोई भी चार्ज देते हो तो वो सारा चार्ज उसकी सरफेस पर होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्लियर है इतनी बात? तो अगर मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालता हूं इनर की, तो कितनी होगी? अंदर कितना चार्ज आपके पास है इनर के लिए? प्लस क्यू अपॉन 4 पाई r1 स्क्वायर। आउटर सरफेस की बात करें तो भैया चार्ज आपके पास है Q माइनस क्यू अपॉन 4 पाई r2 स्क्वायर, ठीक है। जो भी चार्ज होगा वो सारा का सारा चार्ज बाहर सरफेस पर होगा। तो ये तो निकल गया। अब क्या कहा है? एंड यूज गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट लाइंग आउटसाइड द स्फीयर। अब देखो, आपके पास गॉसियन सरफेस जो लेनी है बाहर लेनी है। मान लो कोई भी पॉइंट बाहर है, और अगर आप एक गॉसियन सरफेस लेते हो जो इस चार्ज को इनक्लोज करे, जो इस चार्ज को क्या कर रही है? इनक्लोज करने वाली हमने गॉसियन सरफेस ले ली, जो कितने डिस्टेंस पर है? तो प्यारे बच्चों मैंने मान लिया वो x डिस्टेंस पर है। ये आपके पास एक गॉसियन सरफेस हो गई। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? पक्का देख लो एक बार कि आपने करा क्या है। आपने एक गॉसियन सरफेस ले ली है जो सारे चार्ज को इनक्लोज कर रही है, ठीक है ना। चलो भाई लिखते हैं इसका। तो भाई सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं? फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है आपके पास? फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास गॉस थ्योरम कहती है क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, ठीक ना। अब देखो चार्ज कितना है, अगर आप E इंटू सरफेस एरिया हो गया 4 पाई एक्स स्क्वायर। चार्ज की बात करें तो Q माइनस क्यू है, जो अभी आपके पास Q नेट है वो आपका क्या है? Q माइनस क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट। तो E आ जाएगा Q माइनस क्यू अपॉन 4 पाई अपसाइलन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपके पास क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं?
भाई गॉस लॉ कहता क्या था कि जो भी फ्लक्स होगा वो उस गॉसियन सरफेस के अंदर जो भी चार्ज इनक्लोज्ड है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है, यानी गॉसियन सरफेस ने जो भी चार्ज इनक्लोज्ड किया है 1/ε0 टाइम्स उस चार्ज का क्या होता है प्यारे बच्चों, फ्लक्स। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। Two infinite plane thin parallel sheets having the surface charge density sigma 1 and sigma 2, okay, are shown in figure। देखो, राइट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन मार्क्ड सेकंड एंड थर्ड। ठीक है भाई, फर्स्ट पे भी निकाल देते, तीन हमें दिए हुए हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, आप एक डायरेक्शंस को ले लो। मैंने क्या किया, इस डायरेक्शंस को मैंने आर कैप नाम दे दिया। क्या नाम दिया उसको मैंने, कि आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इज ए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट की ओर इसकी डायरेक्शन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब अगर मैं इन दोनों की वजह से करूं, देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अब है तो E1 तो इधर होगा, ठीक है, और E2 भी इधर ही होगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो रीजन फर्स्ट में, इन द रीजन फर्स्ट, इस रीजन के अंदर अगर बात करें तो भैया जो E होगा आपका E वेक्टर, वो हो जाएगा फर्स्ट में E1 प्लस E2, ठीक। और E1 कितना है, तो आप देखो मैंने जो R वेक्टर, R कैप यूनिट वेक्टर लिया उसके अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूँ -σ1/2 R कैप, और इसको भी लिख सकते हैं -σ2/2 R कैप। तो आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉमन ले लो, R कैप अपॉन 2/0, और ये हो जाएगा σ1 प्लस σ2। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। अब देखो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में इस प्लस की वजह से तो इधर होगा E1, ठीक है ना, और इस σ2 की वजह से होगा इधर, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप सेकंड में जो लिखोगे वो आ जाएगा E1 की वैल्यू कितनी है, E1 माइनस E2 होगा ना, क्योंकि E1 आपके पास है σ1/2 R कैप, और दूसरे का है σ2/2 R कैप। तो σ1 माइनस σ2/2 R कैप। कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखो थर्ड की अगर बात करें तो वही रीजन कि भाई प्लस की वजह से अवे होता है, तो E1 भी इधर होगा, प्लस की वजह से दोनों का अवे होगा, प्लस की वजह से इस वाले की और इसकी वजह से भी इसी डायरेक्शन में होगा, दोनों का इसी डायरेक्शन में होगा। तो E थर्ड जो हो जाएगा ना प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा σ1/2 R कैप, क्योंकि जो आपके पास पॉइंटिंग वेक्टर है उसी डायरेक्शन में है, इसलिए भैया प्लस लिए गए हैं। तो σ1 प्लस σ2/2 R कैप, तीनों के निकल गए। कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। सोच लो एक बार, कोई दिक्कत हो तो बता दो कि भाई फर्स्ट में भी निकल गए, सेकंड में भी निकल गए और थर्ड में भी निकल गए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। स्टेट गोस लॉ ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लैम्डा एट ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द वायर। ठीक है भाई, अभी हमने क्या करा था, इसका डेरिवेशन तो करा ही है। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और दोबारा से करो, नहीं होता है तो देखो मैं अभी एक बार और करा रहा हूं। पहले मैं गोस लॉ लिख देता हूं, स्टेट गोस लॉ। तो गोस थ्योरम क्या कहती थी, गोस थ्योरम स्टेट दैट, एक बार मैंने आपको लिखा ही है, दोबारा से बता दे रहा हूं। गोस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स through a closed surface 1/ε0 times the net charge enclosed by the closed surface, मतलब जो भी आपके पास क्लोज सरफेस है वो कितना चार्ज इनक्लोज कर रही है उसके 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है क्या, टोटल फ्लक्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास स्ट्रेट थिन यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है,
ओके, और एट ए पॉइंट ऑफ डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर। चलो इसको भी करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर ले लेते हैं। चलो भाई ये रहा आपका एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लिया जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक। और उसको हमने एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया। किससे इनक्लोज कर दिया है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से, ठीक है ना। ये सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी रेडियस को तो हम r मान रहे हैं और इसकी लेंथ को हम l ले रहे हैं। लेंथ कितनी ले ली, l, और इसकी रेडियस को मान लिया r। तीन सरफेस हैं, एक सरफेस ये, और मैंने आपको बताया था कि इस लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होगा, ठीक। कितनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। रेडियली आउटवर्ड होगा, चाहे आप इधर लो, चाहे आप इधर लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो, रेडियली आउटवर्ड होगा। एक छोटा सा सरफेस यहां लेते हैं प्यारे बच्चों, इसकी वजह से जो क्या बोलते हैं एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना। और इसकी वजह से जो होगा वो इस डायरेक्शन में हो, ओ सॉरी, इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। इसको ds1 नाम दे देते हैं, इसको ds2 कितने एंगल पर है, 90। और इसमें जो होगा ना प्यारे बच्चों इधर होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ तीन सरफेस हैं, जिन तीन सरफेस में से सिर्फ एक ही सरफेस ऐसी है जो काम की है, जो आपको फ्लक्स देगी। बाकी जो ये आपकी क्या बोलते हैं फ्लैट सर्कुलर एंड्स है ना, उनकी वजह से फ्लक्स होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि भैया वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो काम का तो बस ये हुआ ना प्यारे बच्चों, कर्व्ड सरफेस ही हमारे पास काम की है, ये सरफेस बस यही हमें फ्लक्स देगी, ठीक है ना इतनी बात। चलो भाई अब लिखते हैं, पहले फ्लक्स निकाल लेते हैं क्या आता है। तो भाई फ्लक्स की अगर बात करें तो फाई इज इक्वल टू होता था ई डॉट डी एस, हाँ या ना। तीन सरफेस है, तीनों के लिए लिखेंगे। पहली सरफेस हो गई ई डॉट डी एस वन, दूसरी सरफेस जिनके बीच में आपको एंगल नज़र आ रहा है 90, ये किसी काम की नहीं है। क्यों नहीं है, वो आपको नज़र आ रहा है कि कोस 90 ज़ीरो होता है, ठीक है। तो लिख देंगे, आ जाएगा ई डी एस वन कोस ज़ीरो प्लस आपके पास आ जाएगा कितना है, ई डी एस टू कोस 90, और अगला हो जाएगा ई डी एस थ्री कोस 90। ये तो काम के रहे नहीं, तो बचेगा सिर्फ ई और डी एस वन। तो डी एस वन आप लिख सकते हो ई 4πr²। तो फ्लक्स तो देखो निकल गया, सॉरी हमारे पास तो कर्व्ड सरफेस है ना, सिलेंडर का, वो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस क्या होता है, तो भैया इसका तो 2πrl, यही तो है ना कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ किसका, सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर 2πrl। अब हमारे पास बाय यूजिंग गॉस थ्योरम, क्या कहती थी गॉस थ्योरम, अभी लिखा है। तो चलो भाई गॉस थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नोट। अब चार्ज कितना है, तो देखो लैम्डा आपके पास होता है क्यू बाय एल, तो क्यू हो गया प्यारे बच्चों लैम्डा एल, तो ई इंटू 2πrl इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन अपसाइलन नोट, ठीक है। तो ई कितना आ गया, लैम्डा अपॉन 2π अपसाइलन नोट आर। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो समझ में आ गई बात कि क्या कह रहा है। चलो भाई, तो हमारे पास देखो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर दिया हुआ था जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा थी। हमने क्या करा, उसको एक गॉसियन सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस से इनक्लोज किया। तीन सरफेस हैं, दो सरफेस हैं फ्लैट सर्कुलर लाइंस जो हमारे काम की नहीं है क्योंकि उनका एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। एक ही काम की थी कर्व्ड सरफेस, उसकी वजह से हमें क्या मिला, फ्लक्स। और गॉस थ्योरम का यूज करके हमने बहुत आसानी से क्या निकाल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यूजिंग गॉस लॉ ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा जी,
एंड सिग्मा दिया हुआ है, रेडियस आर है, एट ए पॉइंट लाइंग एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ सेल सच दैट, ओके, आपके पास एक शेल गिवन है। चलो भाई, ये हो गई आपकी शेल। इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है और इसकी जो रेडियस दी हुई है वो आर है। पहले देखो क्या केस है कि जो आपको पॉइंट लेना है ना वो अंदर है। कहां पर है? अंदर। ठीक है भाई, ये ले लिया हमने एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट। ठीक है, ये यहां से एक्स डिस्टेंस पर। अब एक बात बताओ, क्या इसके अंदर कोई चार्ज है? नहीं, सारा चार्ज तो सरफेस पर है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो भाई सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। तो हम कह सकते हैं द चार्ज, पहले वाले केस की बात हो रही है जब एक्स जीरो से तो बड़ा है लेकिन आर से छोटा है, यानी कि अंदर है, तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस की वजह से कोई चार्ज इनक्लोज नहीं है, क्यू जीरो है। तो फ्लक्स की बात करते हैं, तो देखो फ्लक्स आपके पास होता है E इंटू 4πr², यही फ्लक्स होगा। और फ्लक्स होता है Q अपॉन अपसाइलन नोट बाय गॉस थ्योरम, यही कहती है। नहीं, तो गॉस थ्योरम की मदद से हम क्या लिख रहे हैं? फ्लक्स हो गया E इंटू 4πr² इज इक्वल टू, चार्ज जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर कोई चार्ज नहीं है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ठीक है, अब कोई बात नहीं, बाहर पॉइंट ले लेते हैं, क्या आता है बाहर वो देख लेते हैं। अब देखो आपके पास ये हमारे पास क्या थी? स्फेरिकल शेल, ठीक, जिसकी रेडियस क्या थी? आर, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब इसको इनक्लोज कर रहे हैं, मतलब पॉइंट को अब बाहर ले रहे हैं। कहाँ ले रहे हैं? पॉइंट बाहर ले लिया भैया, आउटसाइड पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पर। अब बताओ कि क्या पूरा का पूरा चार्ज है या नहीं? बताओ। सेकंड केस में एक्स इज ग्रेटर देन आर है, देखो तो इसने तो पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया, हाँ या ना? तो अगर मैं बात करता हूं चार्ज की, तो आप बताओ सिग्मा इज इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन 4πr² था या नहीं था? तो क्यू कितना आएगा? सिग्मा 4πr² होगा। अब निकालते हैं फ्लक्स। फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस कितना होगा? फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस की वजह से क्या फ्लक्स होगा प्यारे बच्चों? तो फ्लक्स आपका सीधा सीधा हो जाएगा E इंटू 4πx²। ये तो है जो x हमने डिस्टेंस ली है, वो डिस्टेंस देखो यहां पर भी आप चाहो तो इस जगह पर यहां पर x कर देना, ठीक है ना, क्योंकि हमने जो डिस्टेंस ली है ना प्यारे बच्चों वो x ली है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो E इंटू 4πx² बाय गॉस थ्योरम। चलो भाई, अब गॉस थ्योरम की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड? फाई इज इक्वल टू हमारे पास Q अपॉन अपसाइलन नोट है, फ्लक्स हमारे पास है E इंटू 4πx² और चार्ज है सिग्मा इंटू 4πR² अपॉन अपसाइलन नोट। 4π से 4π कैंसिल, तो E आ जाएगा सिग्मा R² अपॉन x² अपसाइलन नोट, ये आ गया। ये आपके पास किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो आपके पास शेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा और रेडियस आर है। कोई दिक्कत तो नहीं? देख लो, दोनों केस निकाल दिए हैं, दोनों के दोनों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बढ़ें आगे, चलो भाई। Using Gauss law, obtain expression for electric field inside and outside a positively charged spherical shell, अभी निकाला है। ग्राफिकली वेरिएशन भी करके दिखा देंगे, ठीक है ना। चलो भाई, दोनों चीज करके दिखाते हैं कि क्या आता है। ओके, तो आपके पास स्फेरिकल शेल है। आगे बढ़ते हैं, पहले एक स्फेरिकल शेल केस फर्स्ट लेते हैं कि जब जो आर है वो अंदर है, यानी इनसाइड पॉइंट है, ठीक है ना।
बाहर नहीं है, ये आपके पास एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, ठीक है ना, पॉजिटिवली चार्ज ले ली गई है, कोई दिक्कत हो तो बता दो, ठीक है ना। और पॉइंट जो लिया है ना प्यारे बच्चों, वो अंदर लिया है यहां से आर डिस्टेंस पर, ठीक है, वो हमारी कैपिटल आर है। अब एक ईमानदारी से बात बताओ कि इसने कितने चार्ज को इनक्लोज्ड किया है, ये बता दो, कितने चार्ज को इसने इनक्लोज किया, तो पता चलेगा इसने कोई सा भी चार्ज इनक्लोज्ड नहीं किया है, कोई चार्ज इनक्लोज्ड नहीं है। और जब चार्ज इनक्लोज नहीं है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, यानी कि चार्ज charge enclosed by the Gaussian surface, enclosed by the Gaussian surface कितना है रे प्यारे बच्चों, Gaussian surface की वजह से कोई चार्ज नहीं है। तो अगर मैं फ्लक्स की बात करता हूं तो E इंटू 4πr² अप्लाइंग गोस थ्योरम, ठीक है भाई, ये भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो गोस थ्योरम तो आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड बता रही है, E इंटू 4πr², क्यू हमारे पास होता है ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू जीरो है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का एक बार देख लो, हो क्लियर तो आगे बढ़ें, समझ में आ गई ना बात। अब आते हैं इसमें, देखो आउटसाइड ले लेते हैं, चलो भाई आउटसाइड ले लेते हैं, आउटसाइड केस नंबर सेकंड, जब स्मॉल आर बड़ा है कैपिटल आर से, ठीक है ना। पहले तो हमारा हो गया इनसाइड वाला केस तो कंप्लीट हो गया, अब आउटसाइड पा जाते हैं, चलो आउटसाइड की बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई स्फेरिकल शेल जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, और इस पर जो चार्ज है ना प्यारे बच्चों वो यूनिफॉर्मली है डिस्ट्रीब्यूटेड, वो भी कितना क्यू। अब मैंने क्या करा, एक पॉइंट बाहर लिया, इसको इनक्लोज करने के लिए एक गॉसियन सरफेस को बनाया जिसकी रेडियस को मैंने स्मॉल आर रखा, इसने पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया है प्यारे बच्चों, कितना चार्ज, पूरा का पूरा चार्ज इनक्लोज कर लिया। तो क्यू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो देखो अब हम निकालते हैं पहले फ्लक्स। तो फाई इजिकल टू, आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो ई डॉट डी एस, यानी कि फाई हो जाएगा ई, सरफेस एरिया है 4πr², हाँ या ना, बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम। तो क्या कहती थी गॉस थ्योरम प्यारे बच्चों, कि किसी भी गॉसियन सरफेस से जो चार्ज इनक्लोज्ड हो रहा है उसके 1/ε0 टाइम्स के इक्वल होता है फ्लक्स, ठीक है ना। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया क्यू अपॉन 4πε0r², ठीक है भाई। और अगर आप सरफेस पर निकालना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दो, ठीक है। तो सरफेस पर आ जाएगा क्योंकि सरफेस पर होगा सबसे ज्यादा इतना। अब अगर आपको वेरिएशन दिखाना है ग्राफ में तो वो भी दिखा दो, क्योंकि सेंटर से लेके, कहां से लेके, सेंटर से लेके सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सरफेस पे जाके मिलेगा। यहां से चल रहे हैं 0 0 0 0, जैसे ही सरफेस आई तुरंत आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। उसकी वैल्यू क्या थी, क्या थी, तो Q अपॉन 4πε0r², ये आपके पास मिल गया। जैसे ही आप सरफेस पर पहुंचे उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि सेंटर से सरफेस तक तो कुछ नहीं मिल रहा, जैसे ही सरफेस पर पहुंचे तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये काम तो हो गया, अब आगे क्या कहता है, शो भी हो गया ग्राफिकली भी। अब कह रहा है स्क्वायर प्लेन शीट ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, कितनी, 10 सेंटीमीटर इज इंक्लाइंड, इज कह रहा है कि इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो स्क्वायर प्लेन शीट है और वो इंक्लाइंड है किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, कितने पर, 30 डिग्री पर, ओके। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, ओके। अब ऐसा समझ लो कि भाई अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पर बता दे रहा हूँ इसको, ठीक है ना, ईस्ट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
अब अगर, और ये मान लेते हैं ऐसे, एक शीट ले ली, ठीक है ना, वो कितने एंगल पर है, तो भैया वो शीट, हाँ ऐसे ले लेते हैं, ये रही। तो ये जो शीट दे रखी है ना, शीट ये वाली, इस शीट का इससे जो एंगल दिया हुआ है ना प्यारे बच्चों, वो 30 है। और अगर मैं इसके एरिया वेक्टर की बात करूं तो देखो एरिया वेक्टर किधर होगा, नॉर्मल होता है ऐसे, हाँ या ना, इस डायरेक्शन में होगा 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, क्योंकि पूरा तो देखो ये 90 है इतना तो, और ये 30 दिया हुआ है, तो ये कितना होगा, तो भैया ये 60 होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में देखो कितना एंगल दिया हुआ है। अगर मैं इस तरह से इसको रख रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो किसी भी डायरेक्शन में लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ना बच्चों, आपको जो एंगल दिया हुआ है E इंटू डेल्टा एस कोस थीटा करोगे तो 30 मत ना ले लेना, एक्चुअल में वो 30 जो है वो शीट से है, ना कि एरिया वेक्टर से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हो गया 200 इंटू, अब एरिया की बात करते हैं, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर, एरिया होगा 0.1 का स्क्वायर इंटू कॉस 60, हाँ या ना। तो 200 इंटू 10⁻⁻² इंटू 1/2, तो 2 से चला गया ये 100 और 100 चला जाएगा तो आ जाएगा 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। देखो बात समझ में आ गई ना, कि एरिया वेक्टर के, और उसमें आपको ध्यान से देखना है कि जो एंगल है, कभी गलती से 30 रख दो तो भैया क्वेश्चन खत्म। क्लियर है बात इतनी, कोई दिक्कत हो तो देखो बताओ, नहीं है चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। तीनों पार्ट हो गए हैं, क्या कहता है अगला पार्ट, यूज गॉस लॉ टू ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज डेंसिटी लैम्डा। ओके, ग्राफ भी ड्रॉ करना है, और एक छोटा सा पार्ट और है तीसरा, कह रहा है फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2। देखो ड्राइव तो मैंने अभी करके दिखाया, और करके दिखाऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही ड्राइव करेंगे जो भी किया। तो ठीक है, पहले कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ थिन, कंसीडर अ थिन थिन इनफाइनाइटली, हमारे पास दिया हुआ थिन इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली लॉन्ग, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ, या हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी लैम्डा हमने ली हुई है, ठीक। और उसको मैंने अभी आपको बताया था कि इसको हम किससे कवर करते हैं, ये आपके पास है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, और ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, जिससे हमने इसको इनक्लोज किया है। देखो भाई, गॉसियन सरफेस तो आप कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश करें कि ऐसा गॉसियन सरफेस लें जो सिमेट्रिक हो। कैसा हो, सिमेट्रिक हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर सिमेट्रिक होगा ना तो आप आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सिमेट्रिक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आपको होना चाहिए, वरना एरिया निकालने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। ओके, तो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने ले लिया है। अब इस सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस की जो रेडियस है ना प्यारे बच्चों, उसे मैंने r लिया हुआ है, और इसकी जो लेंथ है ना, ये इसको मैंने l मान लिया, रेडियस को r और लेंथ को मैंने l। तीन सरफेस आपको दिख रहे होंगे प्यारे बच्चों, एक दिख रहा होगा आपका कर्व सरफेस ही है। और देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ना हमेशा, इसका जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगा, इस चार्ज वायर की वजह से, ठीक। अगर मैं यहां पर एक एरिया वेक्टर लेता हूं तो उसका भी एरिया वेक्टर इधर होगा, उस एरिया का एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको नाम देते हैं ds1, क्या नाम दे दिया इसको, ds1, ठीक। अगर मैं यहां पर एक छोटा सा सरफेस लूं तो उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। और एक अगर मैं यहां पर ले लूं तो भैया इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, और इसका बीच में भी आपका 90 डिग्री होगा। तो कहने का सिर्फ एक छोटा सा ये मकसद है कि जो भी फ्लक्स दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ये
प्यारी सी कर्व्ड सरफेस दे रही है और कोई नहीं दे रहा, ठीक है ना। चलो भाई फ्लक्स निकालते हैं। फ्लक्स होगा कितना, तो देखो फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस, हाँ या ना। तो हमारे काम के जो सरफेस है, वैसे तो हम तीनों लिखेंगे लेकिन काम का जो सरफेस है वो एक ही है, कर्व्ड सरफेस। बाकी कोई फ्लक्स नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि भैया उनका एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के नॉर्मल है, ठीक है ना। तो ई डी एस वन कोस 0, ई डी एस टू कोस 90 और ई डी एस थ्री कोस 90, ठीक है। सब तो जीरो हो गए, बचा ई, और इसका अगर मैं डी एस वन निकालूं तो कर्व्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एल। अब भाई बाय गॉस थ्योरम क्या कहती है गॉस थ्योरम, इसको भी देख लेते हैं। ये कहती है कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नॉट, और फ्लक्स की बात करें तो ई इंटू 2 पाई आर एल लैम्डा एल अपॉन अपसाइलन नॉट, एल से एल कैंसिल, ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नॉट आर। आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसका मैं वेरिएशन भी देख लेता हूं। तो भाई ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ घट रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। तीसरा पार्ट क्या था? फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस r1 टू r2। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या था, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था, ठीक है ना। और इसके परपेंडिकुलर हम इस तरह से जा रहे हैं, किससे, R1 से लेके मान लो R2 तक कोई चार्ज जा रहा। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई वर्क डन निकालते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज Q फ्रॉम R2 टू R1। ठीक है भाई, कहां से कहां तक जा रहे हैं भाई? हमारे पास R1 टू R2, ठीक है भाई, R1 से R2 जा रहे हैं, फ्रॉम R1 टू R2। तो W हमारे पास होता है कितना? R2 बड़ा है या R1 बड़ा है? क्यों भाई, देख लेते हैं। चौगडन डिस्टेंस R1 टू R2 और R2 बड़ा, चलो भाई तो ऐसे ही जा रहे हैं। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा R1 से R2 तक F डॉट डी आर। ये फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि भैया चार्ज पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन लग रहा होगा। तो हम फोर्स तो हमारे पास होता है F इजिकल टू क्यू ई, याद होगा F इजिकल टू क्यू ई हमारे पास फोर्स था। चलो भाई, तो फोर्स तो चलो निकल गया, कितना हो गया Q हमारे पास है, और E अभी हमने निकाला है लैम्डा अपॉन 2 पाई अपसाइलन नोट आर, डी आर एंगल है 0 कोस 0, R1 से R2 तक। चलो भाई, अब जो कांस्टेंट है ना उन्हें पहले बाहर निकाल लो। क्या क्या कांस्टेंट है? Q लैम्डा 2 पाई अपसाइलन नॉट, इंटीग्रेशन के नाम पर सिर्फ 1 अपॉन आर है, जिसका होता है क्या इंटीग्रेशन? 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln x या log x, ठीक है ना इतनी बात। तो आप इसको लिख सकते हो ln r, R1 से लेके R2 तक। एक बार प्यारे बच्चों अपर लिमिट रखो और एक बार लोअर लिमिट रखो, और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी कि कभी भी आपको दो ऐसे दिए हो माइनस में तो हम उसको लिख सकते हैं log m अपॉन n, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो आ जाएगा कितना हमारे पास वर्क डन? Q लैम्डा अपॉन 2 अपसाइलन नॉट ln R2 अपॉन R1, ये आ गया। चलो भाई वर्क डन भी निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मैं इसका 3 बार आपको निकाल के 4 बार निकाल कर सिखा चुका हूं, बस ये वर्क डन का निकालना। यार ध्यान रखना, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसी डायरेक्शन में फोर्स है और इसी डायरेक्शन में हम डिस्प्लेस हो रहे हैं।
कहाँ से कहाँ तक, R1 से R2 तक। तो वर्क डन हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है फिजिकल टू क्यू ई, ई हम निकाल चुके थे और उसको इंटीग्रेट कर दिया R1 से R2 तक। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है कि यूज गॉस थ्योरम टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन थिन शीट विद ए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यानी कि आपको एक प्लेन शीट दी हुई है, ठीक है भाई। तो पहले एक प्लेन शीट ले लेते हैं और उसकी चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी प्यारे बच्चों आपको सिग्मा दी हुई है, ठीक है ना। कैसा चार्ज ले लिया हमने, मान लो इस पर पॉजिटिवली चार्ज लिया हुआ है। चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो भैया चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, ठीक है भाई। तो कंसिडर कर लेते हैं भाई कि कंसिडर अ थिन, कंसिडर अ थिन infinite, consider a thin infinite plane sheet of, plane sheet of charge, plane sheet of charge with uniform, with uniform surface charge density, surface charge density सिग्मा, ठीक। तो हमारे पास एक प्लेन शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो बच्चों अब हमें क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस लेनी है, ठीक है भाई। तो हम एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं। चलो भाई एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, ठीक है भाई। ये आपके पास होगी एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक। और ये हो गया हमारे पास सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो आपको इसकी दो सरफेस, वैसे तो तीन सरफेस हैं लेकिन हमारे जो काम की होती हैं वो सिर्फ दो हैं। ये वाले जो फ्लैट सर्कुलर एंड्स हैं, तो इसकी वजह से ना प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगा यहां पर, इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आपको क्यों होगा इस डायरेक्शंस में, कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना बच्चों, वो आपका आउटवर्ड नॉर्मल टू द शीट होगा, यानी इस शीट के नॉर्मल होगा और आउटवर्ड होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर की बात करें तो बच्चों इधर एरिया वेक्टर होगा आपका और इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, हाँ या ना। क्योंकि एरिया जो होता है वो सरफेस के नॉर्मल और आउटवर्ड होता है, ठीक है ना बच्चों बात। कि हमने एक प्लेन शीट ले ली है, उसको हमने एक गॉसियन सरफेस से इनक्लोज कर दिया है। और अगर मैं बात करता हूं चार्ज की, कितना चार्ज होगा इस पे, तो देखो चार्ज, चार्ज क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट एरिया एस। तो क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू एस। देखो चार्ज की तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। चलो भाई अब हम फ्लक्स निकालते हैं। तो कितना होगा फ्लक्स, दो एंड से, फिर से बता रहा हूं, फ्लक्स जो होगा वो हमें सिर्फ दो एंड से लेना है। कौन से, सर्कुलर। द फ्लक्स, और हाँ कर्व्ड सरफेस से क्यों नहीं होगा बच्चों, क्योंकि कर्व्ड सरफेस से एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है, इस वजह से नहीं होगा। तो फ्लक्स थ्रू द प्लेन या फ्लैट एंड सरफेस एंड एंड फेसेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है भाई। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है फ्लक्स, तो फ्लक्स हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू एस, दो सरफेस है दोनों से निकाल देंगे ई इंटू एस। तो हमारे पास आ गया 2ES। अब चार्ज हम निकाल चुके हैं, चार्ज कितना आया था प्यारे बच्चों, तो अभी चार्ज हमने निकाला, तो चार्ज आया था सिग्मा इंटू ए, ठीक। इतनी बात। अब गॉस थ्योरम लगा दो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, बात समझ में आ रही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या कहती थी गॉस थ्योरम, कि जो भी फ्लक्स होगा वो इक्वल होगा 1/ε0 टाइम्स ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज के। तो यानी कि 2ES इज इक्वल टू सिग्मा, यहाँ पे एरिया को हमने S ले लेते हैं, फिर मिक्स हो जाएगा, यहाँ S ले लो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने S ही लिया हुआ है। तो सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो S से S कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया।
यानी कि किसी भी प्लेन शीट की वजह से, थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और सरफेस के नॉर्मल और आउटवर्ड होगा, जो शीट है उसके नॉर्मल आउटवर्ड होगा। तो दिक्कत तो नहीं, क्लियर होगी बात, आसान है, कुछ नहीं है, बस ध्यान रखना कि जो चार्ज बहुत थिन शीट है, इसलिए ना प्यारे बच्चों हमने सिर्फ जो सिग्मा लिया है उसको हम Q इंटू एस की मदद से निकाला है हमने चार्ज। सिग्मा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एस, तो Q हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू एस, क्योंकि थिन शीट है, जो चार्ज हम एक तरफ देंगे दूसरी तरफ भी वही चार्ज रहेगा थिन। हाँ, अगर थिक होती तो चार्ज दोनों सरफेस का कंसीडर करना पड़ता, फिलहाल तुम्हारी थिन शीट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा यूज गॉस लॉ प्रूव दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज जीरो। ठीक है भाई, तो हमने एक स्फेरिकल शेल ले ली है और उस स्फेरिकल शेल को हमने यूनिफॉर्मली चार्ज कर दिया है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है भाई, अब उसने बोला है कि इसके अंदर आप एक गॉसियन सरफेस ले लो। ठीक है भाई, ले ली, इसके अंदर एक गॉसियन सरफेस ही है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। ओके, अब एक प्यारे बच्चों एक बात बताओ कि इस गॉसियन सरफेस से जो हमने इनसाइड ली हुई है, क्या आपको कोई चार्ज नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं। तो चार्ज इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो। चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, कि इस गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगा। ठीक है ना भाई, देखो फ्लक्स क्या होता है, तो फ्लक्स तो सीधा सीधा आप लिख सकते हो E इंटू 4πr², और बाय गॉस थ्योरम तो आप कह सकते हो कि भाई गॉस थ्योरम हमें क्या कहती थी, तो गॉस थ्योरम बोलती थी कि phi इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q हमारा प्यारे बच्चों क्या है? जीरो, क्योंकि अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गॉसियन सरफेस ये जो आपको दिख रही है अंदर, ये आपकी गॉसियन सरफेस है और इस गॉसियन सरफेस ने कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया है। क्लियर है इतनी बात, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। क्लियर इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़ें आगे, चलो भाई। A small conducting sphere of radius r carrying charge q, okay, is surrounded by a large conducting shell of radius capital R, ठीक है, on which a charge plus q is placed. Using Gauss law derive the expression of the electric field. देखो बच्चों, हमें क्या दी हुई है? दो स्फीयर हैं, ठीक है ना। चलो भाई, जो अंदर वाला है उस पर कितना चार्ज दिया हुआ है, तो उस पर आपको जो चार्ज दिया हुआ है वो Q है। कितना है? Q चार्ज दिया हुआ है। और दूसरे पर कितना चार्ज दिया हुआ है, तो बच्चों वो कैपिटल Q दिया हुआ है। ये तो दिया हुआ है, एक पर तो हमारे पास कितना चार्ज है? स्मॉल q, और दूसरे पर हमारे पास कितना चार्ज दिया हुआ है? तो भैया उस पर दिया हुआ है प्लस q, यही तो दिया हुआ है। चलो भाई करते हैं, चलो बना लेते हैं पहले। तो भाई ये हो गया हमारा अंदर वाला स्फेयर, इसका सेंटर मान लिया है O, और इसकी रेडियस है R और चार्ज है Q, यही तो है। और जो दूसरा वाला आपके पास जो दूसरी स्फेरिकल शेल है प्यारे बच्चों, उस पर यानी उसकी जो रेडियस है वो आपके पास कितनी है? कैपिटल R, ठीक है, और उस पर जो चार्ज है वो कैपिटल Q है, यही तो है। देख लो, ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस r है, चार्ज q है, सराउंडेड बाय ए लार्ज कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस कैपिटल r एंड चार्ज q। ठीक, अब आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि जो आप पॉइंट लोगे वो स्मॉल r से तो बड़ा लेकिन कैपिटल R से छोटा। ठीक है भाई, ले लेते हैं। तो कैपिटल R से छोटा और स्मॉल r से बड़ा हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, जो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है? x डिस्टेंस पर है। ठीक है, इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताओ कि इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज्ड किया है, तो आप देखोगे तो सिर्फ Q, ठीक है ना। तो हम पहले फ्लक्स निकालते हैं। चलो भाई, पहला पार्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, ठीक है भाई। इस गॉसियन सरफेस की वजह से अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों? E डॉट ds, ठीक है, क्योंकि जिधर देखो एरिया वेक्टर
और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के क्या मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया भी है, क्योंकि सरफेस के नॉर्मल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी। तो हम लिख सकते हैं E और ds, ठीक है, क्योंकि एंगल तो जीरो है दोनों के बीच में, और एरिया कितना होगा तो 4πx²। ठीक, तो बाय गोस थ्योरम, गोस थ्योरम क्या कहती है? गोस थ्योरम प्यारे बच्चों ये कहती थी कि आपके पास जो भी चार्ज इनक्लोज कर रही है गॉसियन सरफेस, उसके 1/ε0 टाइम्स होता है क्या? फ्लक्स। ठीक है भाई, तो हमारे पास आ जाएगा E इंटू 4πx² इज इक्वल टू Q/ε0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? Q/4πε0x²। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का। अब दूसरा केस क्या कह रहा है? दूसरे ने बोला कि आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, जब आप बाहर लोगे यहां पर इतने पर, तो देखो जब आपने बाहर लिया है तो बाहर लेने पर इसको भी मैं x ही मान लेता हूं, या इसको आप x' मान लो, क्या दिक्कत है? तो इस बार ना प्यारे बच्चों आपका सारा का सारा चार्ज आ गया। कितना आ गया? सारा चार्ज कवर हो गया। ठीक है भाई, चलो देखते हैं तो अब कितना फ्लक्स होगा। तो भाई अब लगा सकते हैं फाई इज इक्वल टू E.ds इज इक्वल टू Q/ε0। देखो E इंटू 4π x' का स्क्वायर कर दो। अब देखो टोटल चार्ज एक तो हमारे पास Q है और एक स्मॉल q है, तो टोटल चार्ज हो गया Q प्लस Q। हाँ या ना? तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा Q प्लस Q अपॉन 4πε0 x' का स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इस बार ना प्यारे बच्चों जब आपने गॉसियन सरफेस ली है तो उस गॉसियन सरफेस से टोटल चार्ज इनक्लोज्ड हो गया। हुआ नहीं हुआ? जब हम देखो अंदर ली थी तो अंदर में कौन सा चार्ज था? सिर्फ क्यू ही आ रहा था। जब हमने बाहर गॉसियन सरफेस ली ना तो टोटल चार्ज आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान था। चलो भाई, क्या कहता है? कंसिडर एन अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज प्लेस आउटसाइड द स्फीयर, नेट चार्ज ऑन द स्फीयर इज देन। देखो बच्चों, ये आपके पास एक मान लो स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, और इसके आगे आपने एक चार्ज को रख दिया है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्यू। तो देखो क्या होगा, आपके पास जो स्फीयर है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा। तो इस सरफेस पर आपको कैसा चार्ज दिखेगा? नेगेटिव, और दूसरी तरफ पॉजिटिव। पॉजिटिव है क्या कि जहां पर इलेक्ट्रॉन चले गए हैं वो प्लस है। अब बताओ, इस स्फीयर पे टोटल चार्ज तो अब भी जीरो है ना, कोई जितना चार्ज नेगेटिव उतना ही चार्ज पॉजिटिव है। तो क्लियर होगी बात कि देखो भाई, चार्ज जो है वो कंजर्वेटिव प्रॉपर्टी है, यानी कि आप ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते ना डिस्ट्रॉय। ठीक है ना? तो जब हम मेटल स्फीयर की बात कर रहे हैं, जैसे हम उसके साथ में एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो वो अपनी और इलेक्ट्रॉनों को खींचता है। तो सरफेस के जो नियर सरफेस है उस चार्ज के, उस पर तो आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, और दूर की तरफ आपको वो पास की तरफ आपको नेगेटिव चार्ज, और दूर की तरफ आपको पॉजिटिव चार्ज दिखेगा। तो टोटल चार्ज तो क्या रहेगा? जीरो। ठीक है ना भाई? तो टोटल चार्ज कितना है? तो भैया जीरो है। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? समझ में आ गई ना बात? चलो भाई, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन टू द फॉलोइंग फिगर। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। हाँ या ना? देखो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? भाई Q1 Q2 को कर रहा है और Q2 Q1 को कर रहा है। कब होता है अट्रैक्शन? भाई अट्रैक्शन तभी होता है जब दो अलग, या कह सकते हो अनलाइक चार्ज हो। एक अगर पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव हो। अगर मैं ये कह रहा हूं कि Q1 पॉजिटिव है, चाहो तो आप निगेटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं, तो Q2 निगेटिव होगा। अगर Q1 पॉजिटिव है तो Q2 निगेटिव होगा। प्यारे बच्चों देख लो ना कि भाई दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और अट्रैक्शन कब होता है? जब एक पॉजिटिव है तो दूसरा निगेटिव है। क्लियर है इतनी बात? तो जो Q1 Q2 हो गए, क्या हो गए? Q1 Q2, उनका जो प्रोडक्ट होगा ना प्यारे बच्चों वो तो निगेटिव ही होगा ना, लेस देन जीरो ही होगा, क्योंकि अट्रैक्शन है। यानी कि Q1 Q2 इज लेस देन जीरो। अब देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा? तो भैया बी ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन तभी होगा जब एक प्लस और एक माइनस है, यानी सिंपल सी बात है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विद चार्ज Q, ठीक, वेट mg इज अटैच्ड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ठीक, attached to a stationary support, the system is placed in a uniform horizontal electric field E as shown in
figure, okay, in the presence of electric field string makes a constant angle theta with the vertical, the sign and magnitude। देखो बच्चों, जो भी ये चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में उस पर फोर्स लग रहा है। किसके डायरेक्शन में लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में फोर्स है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है। इतनी बात तो कंफर्म हो गई कि भैया ये पॉजिटिव है। और इस पर जो फोर्स लग रहे होंगे, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो, इस पर एक फोर्स तो लग रहा होगा, इसका वेट, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। क्या लग रहा है? वेट, ठीक है। और जो दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस में ही जा रहा है, तो इस डायरेक्शंस में आपको प्यारे बच्चों एक फोर्स दिखेगा, F इजिकल टू QE। और एक हमारी हो गई टेंशन, ठीक है ना, जो भाई टेंशन हो गई। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अगर मैं कंपोनेंट करूं तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा T कोस थीटा, हाँ या ना? याद होगा, जिस डायरेक्शन में एंगल है उधर कोस और उसके परपेंडिकुलर साइन, तो एक तरफ तो T कोस थीटा हो गया प्यारे बच्चों, दूसरी तरफ T साइन थीटा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। चलो भाई, तो देखो, T कोस थीटा ने बैलेंस किया हुआ है उसके वेट को, देख लो एक बार। T कोस थीटा ने बैलेंस किया हुआ है वेट को, और T साइन थीटा ने बैलेंस किया हुआ है QE को। T साइन थीटा ने बैलेंस किया हुआ है QE को। दोनों को डिवाइड कर देते हैं क्योंकि हमें T को उड़ाना है, ठीक है ना? तो भाई डिवाइड करते हैं, तो T साइन थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन T कोस थीटा, ये हो गया mg। तो T से T कैंसिल, तो आ गया tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg। हमसे पूछा क्या गया था? तो हमसे पूछा गया था कि भैया साइन, वो मैग्नीट्यूड, ठीक है भाई, Q आ गया हमारे पास, कितना आ जाएगा? mg अपॉन E tan थीटा, E आ गया। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी mg अपॉन E tan थीटा आ गया, mg अपॉन E tan थीटा, ये और पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, तो ऑप्शन क्या हो गया? बी। क्यों पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर नेगेटिव होता तो अपोजिट लगता ना। क्लियर है इतनी बात? हमने करा क्या, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस को दिखाया। तो फोर्सेस के नाम पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था, एक उसका वेट था और एक उसकी टेंशन थी। रिजोल्व किया और हमने बैलेंस कर दिया, जो वाई डायरेक्शन के फोर्स थे और जो एक्स डायरेक्शन के फोर्स थे उनको बैलेंस किया, और उसकी मदद से हमने चार्ज निकाल दिया, और चार्ज आ गया mg अपॉन E tan थीटा। क्लियर है इतनी बात? बढ़े आगे, चलो भाई क्या कहता है अगला। Faraday case, a Faraday case or Faraday shield is an enclosure made of conducting material, ठीक है। The fields within a conductor cancel out with an external field। देखो बच्चों, आप अगर किसी भी मेटल के अंदर किसी चीज को रखते हो तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इसका मतलब क्या है? कि वो फ्री हो गया है किससे? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से। ऐसा इसलिए होता है कि उसमें जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इसलिए क्या याद रखोगे कि कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होता। चलो आगे बढ़ते हैं। These Faraday cases can act as a big hollow conductors. You can put things into shield them from an electrical fields. Any electrical shock the case receives pass harmless around the outside of the case। ठीक है इतनी बात? चलो भाई ऑप्शन पर आते हैं। Which of the following material can be used to make a Faraday case? देखो मैंने अभी बताया कि मटेरियल यानी कि कंडक्टर होना चाहिए, और इन चारों ऑप्शन में कंडक्टर आपका कॉपर है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है इतनी बात? चलो भाई आगे देखते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ रियल वर्ल्ड फैराडे केस। अब देखो, कार मटेरियल है, कंडक्टर की बनी होती है, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ जी भाई वो एक क्या है? हाँ, फैराडे शील्ड है। समझ में आ गई क्या है? भाई देखो, किसी भी चीज को अगर मैं किसी मेटल कंडक्टर के अंदर रख रहा हूं तो होता क्या है, हम उस मटेरियल जो आपके पास कंडक्टिंग मटेरियल उसके अंदर रख रहे हैं, उसकी वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो फ्री हो जाता है। ठीक है ना? रीजन मैंने आपको इसका बता ही दिया। अब आगे क्या कह रहा है? व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इनसाइड ए फैराडे केस व्हेन इट इज स्ट्रक बाय लाइटनिंग? देखो जीरो होगा क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। ठीक है ना? तो क्या होगा? जीरो होगा। चलो भाई, an isolated point charge plus q is placed inside the Faraday case, its surface must have charge equal to। देखो
अगर हम प्लस क्यू चार्ज रख रहे हैं उस फैराडे केस के अंदर तो उसकी सरफेस पर माइनस क्यू चार्ज होगा इंड्यूस होने की वजह से। ऐसे अगर यहां प्लस है तो ये क्या इंड्यूस करेगा इस पर, माइनस क्यू। ओके, अगला क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ फैराडे केज इन द शेप ऑफ क्यूब विद सरफेस ऑफ 9 सेंटीमीटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्यूब नॉर्मली विल बी। देखो बच्चों, अगर आप याद करो किसको, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, क्या कहता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया held inside an electric field is measure of total number of electric field lines passing normally through that area। यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है उससे कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉर्मली पास हो रही है वो आपका फ्लक्स। तो कहने का मतलब फ्लक्स निकालना है। फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन अपसाइलन नोट, ठीक है ना। ओके, क्यू आपके पास है 2 और अपसाइलन नोट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12। अगर आप इसे सोल्व करोगे प्यारे बच्चों तो ये आता है 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और सरफेस से निकलती हुई दिखाई देंगे, क्योंकि चार्ज अंदर रखा हुआ है तो इतनी नंबर ऑफ लाइंस उस सरफेस से निकल रही हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा सी कि 2.2 इंटू 10 टू दी पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम लीविंग द सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक एकदम क्लियर है बात। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है, A cylinder of radius r, length L is placed in a uniform electric field parallel to the axis of the cylinder. The total flux for the surface of cylinder is given by। ठीक है भाई, आपके पास एक सिलेंडर गिवन दिया हुआ है और वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ठीक है भाई, ले लेते हैं एक सिलेंडर, ये रहा। ठीक, और ये किस में रखा हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा देते हैं, ठीक है। चलो भाई, अब देखो 3 सरफेस प्यारे बच्चों आपको नजर आ रहे हैं। अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं इसमें, तो इसमें आप देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है, हाँ या ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है और एरिया वेक्टर दोनों इधर है। और अगर मैं इस सरफेस की बात करूं तो इसमें एरिया वेक्टर तो इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। और इसमें अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर इधर है। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आपको दिखाई देंगे, तो ये तो वैसे ही फ्लक्स नहीं देगा, ठीक है ना। अब देखो इस वाले की अगर बात करें तो कितना फ्लक्स होगा, यहां से अगर बात करें तो φ1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अगर इसकी रेडियस r है तो, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो आपका क्या फ्लक्स होगा, इस डायरेक्शन में अपोजिट है तो माइनस माइनस, समझ रहे हो क्यों आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के अपोजिट है। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा, एक का प्लस है दूसरे का माइनस और एक का जीरो है, तो जो टोटल फ्लक्स होगा ना प्यारे बच्चों वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ई पाई आर स्क्वायर और माइनस ई पाई आर स्क्वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया जीरो। क्लियर है इतनी बात, तो ऑप्शन क्या हो गया ए। क्योंकि अब देखो वैसे अगर सोचो तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तब भी आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। चलो भाई आगे बढ़ें कि इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डाइपोल विल हैव ट्रांसलेटरी एज वेल एज रोटेटरी मोशन। बिल्कुल बात सही है कि अगर हम किसी डाइपोल को किस में रख रहे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो भैया उस पर दोनों मोशन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रांसलेटरी भी और रोटेटरी भी। रीजन इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस ए फोर्स एज वेल एज टॉर्क। बिल्कुल सही बात है, दोनों ही है सही और असर्शन का रीजन भी सही एक्सप्लेन करता है। क्लियर है इतनी बात, तो क्या याद रखते हो, अगर हमारे पास एक डाइपोल है और उसे हम यूनिफॉर्म में रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क मिलता है, क्यों, क्योंकि नेट फोर्स जीरो होता है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क और फोर्स दोनों मिलते हैं। आगे बढ़े, चलो भाई। Which of the statement is true for Gauss law? All the charges whether inside or outside the Gaussian surface contribute to the electric flux। नहीं, देखो भाई Gaussian surface के जो अंदर है सिर्फ वही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, बाहर नहीं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द Gaussian surface, नहीं ये भी गलत है।
वो डिपेंड करता ही नहीं है। गोस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं। अब आखिरी क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। ये बिल्कुल सही है। क्लियर है इतनी बात। गॉस लॉ क्या कहता था, मैं एक बार को याद दिला दूं कि गॉस थ्योरम स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय क्लोज सरफेस। यानी कि गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज किया है उसका 1/ε0 टाइम्स होता था फ्लक्स। क्लियर इतनी बात, पक्का। चलो, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स, ठीक है भाई, हैव इक्वल चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज शीट। ठीक है भाई, आपके पास दो शीट्स हैं, पहले दो शीट्स ले लेते हैं। चलो, एक शीट ये हो गई, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस में लेते हैं, और जो दूसरी वाली है ना प्यारे बच्चों, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को नेगेटिव ले लेते हैं। ठीक है, ये हो गई माइनस। अब बीच में अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, देखो प्लस की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड अबे होगा और माइनस की वजह से टूवर्ड्स होगा, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए, और कितना होता है सिग्मा अपॉन 2ε0, और दूसरा भी सिग्मा अपॉन 2ε0। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ना प्यारे बच्चों, वो हो गया सिग्मा अपॉन ε0। हाँ या ना, क्योंकि देखो प्लस की वजह से अभी, माइनस की वजह से टूवर्ड्स, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। अब निकाल लो, सिग्मा की वैल्यू है 26.4 इंटू 10⁻⁻12, और आपके पास एप्सिलॉन नोट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर आप सोल्व करोगे तो ये आपका 3 आ जाएगा। कितना आएगा? 3 न्यूटन पर कूलम। सोल्व करके आप देख लेना। तो ऑप्शन आपका हो गया प्यारे बच्चों डी। क्लियर है इतनी बात? क्या याद रखोगे इसके लिए? सिर्फ ये याद रखोगे कि किसी भी थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, प्लस चार्ज की वजह से अबे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स। बढ़े आगे, चलो भाई। स्टेट गोस लॉ, ठीक है भाई। In electrostate, show that with the help of suitable figure that outward flux due to a point charge q in vacuum within a Gaussian surface is independent of its size and shape। चलो भाई, तो गॉस लॉ की बात कर लेते हैं। क्या कहती थी गॉस थ्योरम? चलो, गॉस थ्योरम बोलती थी, गॉस थ्योरम states that गॉस थ्योरम states that the total flux through a closed surface, total flux through a closed surface is 1/ε0 times the net charge enclosed by closed surface, कि उसने कितना चार्ज इनक्लोज किया है उसे हम बोलते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये हो गया सही। अब आप देखो, आपके पास एक चार्ज है ये। अब इसको मैं चाहे तो स्फेयर से कवर कर लूं। किससे कवर कर लूं? स्फेयर से। या फिर अगर मैं इस चार्ज को चाहूं तो क्यूब से कवर कर लूं, आपकी इच्छा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्यूब से भी करके दिखा देता हूं। ठीक, ये आपका एक क्यूब है, आप चाहो इसके अंदर एक चार्ज रख दो प्लस क्यू। दोनों से जो फ्लक्स होगा ना प्यारे बच्चों, वो यही रहेगा, क्योंकि ये डिपेंड्स करता है सिर्फ मीडियम पर और चार्ज पर, शेप एंड साइज पर नहीं करता कि आप किससे इसको इनक्लोज कर रहे हैं या कितना आप इसका सरफेस ले रहे हैं। ठीक है इतनी बात? तो पहले पार्ट तो क्लियर हो गया। अब दूसरे पार्ट है। In the figure, there are 3 infinite long thin sheets having surface charge density plus 2 sigma minus 2 sigma and sigma. Give the magnitude and direction of electric field at a point to the left of the sheet of the charge density and right of the sheet of charge density. चलो भाई, इसके लेफ्ट में निकालना मतलब ए पर निकालना। देखो भाई, थिन शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बस उसे याद रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, अब देखो पहले मैं इसकी वजह से निकालता हूं, तो इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? इसकी वजह से हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, फिर मैं इसकी वजह से निकालता हूं, माइनस की वजह से टूवर्ड्स होगा, तो इधर होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, और इसकी वजह से भी कितना होगा? इधर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है, इसने तो इसको कैंसिल कर दिया, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कितना होगा? ए पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। ठीक है भाई इतनी बात।
अब उसने क्या पूछा था कि इसके किसके राइट ऑफ द शीट ऑफ द चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा। चलो भाई इस पर भी निकाल लेते हैं। इस प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बात भी क्लियर है। इसकी वजह से किधर होगा, इधर, क्योंकि माइनस की वजह से अब ये तो प्लस की वजह से 2 बट, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इस वाले की वजह से इधर होगा आपका 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इसको खत्म कर देगा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बचा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गए। इसमें डायरेक्शन इस डायरेक्शन राइट की ओर है और इसमें डायरेक्शन लेफ्ट की ओर है। कोई दिक्कत तो नहीं है। सोच लो एक बार, ए पर और डी पर दोनों पर हमने निकालने को, हमसे पूछे ही दो थे, ठीक है ना। बस आपको याद क्या रखना है ना प्यारे बच्चों, कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है थिन शीट की वजह से वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, ये याद रखोगे। और प्लस की वजह से हमेशा आप अवे लोगे और माइनस की वजह से टूवर्ड्स लोगे। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। चलो भाई, 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स, देखो बच्चों ये क्वेश्चन 2024 में आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 2 long straight wires 1 and 2 are kept as shown in figure. The linear charge density of the 2 wires, आपको नेट फोर्स निकालना है किस पर, इलेक्ट्रॉन पर, इस पॉइंट P पर। देखो बच्चों 2 वायर हैं, पहले दोनों वायर की वजह से, देखो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहले उसे याद रखो, होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये होता है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे याद रखोगे। अब ऊपर की जो चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, अबे, यानी कि इस डायरेक्शन में होगा। इसको अगर मैं नाम E1 दे दूं, ठीक है ना, तो E1 पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कितना आएगा E1, समझ रहे हो ना। इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं इस पॉइंट पर, तो E1 आपका हो जाएगा लैम्डा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, ठीक। और मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। क्यों कर रहा हूं मल्टीप्लाई, इसीलिए ताकि नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए, क्योंकि उसकी वैल्यू रख देंगे ना फिर, ठीक है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गई। लैम्डा 1 यानी कि आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकुलम, -6 हो गया, और डिवाइड में आपके पास क्या है, डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1। अब अगर इसे सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 9 इंटू 2 हो गया 18, इंटू ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 1 11, 11 में से 6 गए 5, 18 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। एक पार्ट तो निकल गया। अब ये देखो, जो नीचे लैम्डा 2 है वो निगेटिव है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, हाँ या ना। दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, E2 भी। चलो भाई E2 भी निकाल लेते हैं, कितना आता है E2, तो हो जाएगा हमारे पास लैम्डा 2 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, तो 2 लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी है, तो भैया लैम्डा 2 है -20। समझ में आ रही ना बात क्या कर रहे हैं, ऊपर वाले की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और नीचे की वजह से, प्लस वाले की वजह से अवे, तो माइनस की वजह से टूवर्ड्स। और डिस्टेंस कितनी है ये वाली, 20, ऊपर से 10 है तो नीचे से तो 20 होगी ना। चलो भाई, तो 2 इंटू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 20 इंटू 10 टू दी पावर -6, और जो डिस्टेंस है आपके पास वो है 20 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका आ जाएगा 18 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम, ये आ गया। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दोनों को ऐड कर दो, तो 18 हो जाएगा 36, 18 इंटू 10 टू दी पावर 5, और दूसरा भी 18 इंटू 10 टू दी पावर 5, तो ये हो गया 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब देखो, आपके पास जो दो ये दी हुए इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिए हुए हैं, और ये आपका पॉइंट है P, ठीक है ना, ये पॉइंट। अब देखो, दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नीचे लग रहा है ऐसे, और ये इलेक्ट्रॉन है इस पर, तो इलेक्ट्रॉन पर आपने देखा था जो भी फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फोर्स इधर लगेगा ऊपर, और F इजिकल टू हमारे पास होता है QE, और किस में है, अलोंग। देखो भाई ये वाली जो एक्सेस है वो Y एक्सेस है, और ये आपकी X एक्सेस है, तो हम ये कह सकते हैं जो ये फोर्स होगा वो अलोंग Y एक्सेस होगा, हाँ या ना।
अब देखो चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अभी निकाला 36 इंटू 10⁵। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये 57.6 इंटू 10⁻14 या 5.76 इंटू 10⁻13 न्यूटन आ जाएगा फोर्स। कौन से डायरेक्शन में, तो भैया अलोंग वाई एक्सिस की ओर होगा आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। सोच लो एक बार, करा क्या है कि दो इनफाइनाइट लॉन्ग वायर दिए हुए थे, पहले उस पर पी पॉइंट पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। वो किसकी ओर था, तो वाई डायरेक्शन की ओर था। छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, λ/2πε0r यूज हुआ। और एक और जो फॉर्मूला लगा है वो लगा है F = QE। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन। फोर्स निकल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। चलो बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इन ए रीजन इज गिवन बाय E वेक्टर इज इक्वल टू 5x² + 2i कैप, ए क्यूब ऑफ द साइड 10 सेंटीमीटर प्लेस इन द रीजन एज शोन इन फिगर। ठीक है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड नेट चार्ज। देखो बच्चों, अगर मैं फ्लक्स की बात करूं तो फ्लक्स के लिए सिर्फ दो ही सरफेस हमारी काम किए हैं। एक तो ये वाली सरफेस, क्यों, क्योंकि इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो आपके या तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग या उसके अपोजिट, बस वही काम किए हैं, बाकी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उनके जो एरिया वेक्टर हैं वो आपके परपेंडिकुलर होंगे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो आपके काम के सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों ये दो सरफेस हैं। ठीक, अब अगर मैं इस सरफेस की बात करता हूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है और एरिया वेक्टर इस डायरेक्शंस में होगा, हाँ या ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं पहले इस वाली सरफेस के लिए। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि x तो जीरो ही हुआ ना, इसका ओरिजिन है तो x जीरो होगा। तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 2i कैप। और एरिया की बात करें तो देखो डेल्टा एस एरिया, साइड कितनी है 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर। तो एरिया हो जाएगा 0.1 स्क्वायर माइनस के आई कैप। ठीक है ना, क्योंकि इस डायरेक्शन में है तो ये आ जाएगा -10⁻⁻2 आई कैप। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा E इंटू डेल्टा एस यानी कि -k2 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई कि पहली सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। अब अगर मैं बात करता हूं इस सरफेस की, तो इसके लिए जो x है ना प्यारे बच्चों वो 0.1 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 5 0.1 का स्क्वायर प्लस 2। तो ये जब सोल्व करोगे तो 2.05 आई कैप है, और इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उतना ही रहेगा, बस उसकी वैल्यू तो वही है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। तो 10⁻⁻2 आई कैप। फ्लक्स निकाल लेते हैं, चलो भाई। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो फ्लक्स हो जाएगा कितना था 2.05 आई कैप इंटू डॉट हो जाएगा आपका कितना है प्यारे बच्चों 10⁻⁻2 आई कैप। तो फ्लक्स आ गया 2.05 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब आपको टोटल फ्लक्स निकालना है, तो एक तो प्लस है और एक माइनस है, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा 5(1 + 5(2), वैल्यू रख देंगे, तो -k2 इंटू 10⁻⁻2 और 2.05 इंटू 10⁻⁻2, तो आंसर हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, 0.05 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यही होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻⁻4, एक ही बात है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, हाँ या ना। अब हमसे चार्ज पूछा था तो आपको पता है बाई गॉस लॉ φ लिख सकते हो फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q हो जाएगा फ्लक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वैल्यू, अगर आप वैल्यू की ओर ध्यान दें तो 5 इंटू 10⁻⁻4 और 8.85 इंटू 10⁻⁻12,
तो सोल्व करोगे तो आएगा 44.25 इंटू 10⁻⁻16 यानी कि 4.425 इंटू 10⁻⁻15 कूलम। क्लियर है बात? तो करा क्या, हमारे पास दो सरफेस थी काम की, बस और कहीं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि वो सब एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल है। तो इस वाली सरफेस से एरिया वेक्टर इधर हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अपोजिट है इसलिए फ्लक्स निगेटिव होगा, और दूसरे वाले की वजह से फ्लक्स होगा क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, तो फ्लक्स निकल गया। फिर गॉस लॉ की मदद से हमने फ्लक्स पता था तो चार्ज निकाल दिया। कोई दिक्कत तो नहीं है? कैलकुलेशन पर एक बार ध्यान देना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बढ़े आगे, चलो भाई। In the given figure, calculate the total flux of the electrostatic field through the sphere S1 and S2. And the wire AB shown in figure has a linear charge density lambda. Lambda is equal to kx, where x is the distance measured along the wire from the end. देखो बच्चों, अगर मैं Q1 की सरफेस हमारे पास जो स्फेयर दिया हुआ उसकी बात कर रहा हूं, तो कितना फ्लक्स होगा? तो पहले उसी के निकाल देते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with sphere S1 क्या होता था फ्लक्स? तो सीधी सी बात है, कितना चार्ज इनक्लोज्ड है? तो भैया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन अगर S2 की बात करोगे तो उसमें ये एक वायर दिया हुआ है जिस पर चार्ज गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है। इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है? लैम्डा इज इक्वल टू kx, और लैम्डा क्या होता था? तो dq ओवर dx, ये हमारा लैम्डा है। ठीक, इतनी बात। तो हम लिख सकते हैं dq इज इक्वल टू kx इंटू dx। तो dq इज इक्वल टू हो गया k, इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक है ना। लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? 0 से लेके l तक। तो q इज इक्वल टू हो जाएगा k x स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से l। तो प्यारे बच्चों, चार्ज आ जाएगा आपके पास q इज इक्वल टू k l स्क्वायर अपॉन 2। यही आ गया ना। अब देखो, जब आप स्फेयर S2 लोगे ना तो चार्ज तो दोनों आएंगे ना, ये वाला भी आएगा और ये वायर भी आएगी। तो अगर मैं इससे फ्लक्स निकालता हूं, किससे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद स्फेयर S2। तो कितना होगा फ्लक्स? तो टोटल चार्ज है Q प्लस Q, और Q की वैल्यू हमारे पास है स्मॉल की, कितनी? 1/2 k l स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो एलसीएम ले लेना, तो आ जाएगा 2q प्लस k l स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत हो तो बता दो। करा क्या हमने, जब हमारे पास स्फीयर S1 था तो सिर्फ Q चार्ज था, लेकिन जैसे ही S2 आया ना तो एक वायर नजर आया, और वायर पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उसकी डेंसिटी दी हुई है, तो हमने इसको इंटीग्रेट करके चार्ज निकाल दिया। कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, वरना आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, 3 charges -√2, 2√2 and -√2 are arranged along a straight line as shown in figure. Calculate the total field intensity due to the all 3 charges at point P. चलो भाई, सबसे पहले आप दिमाग में फॉर्मूला याद रखोगे कि K इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखोगे। चलो, अब सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा, हाँ या ना। तो इसको नाम दे देता हूं मैं E1, ठीक है। इस चार्ज की वजह से माइनस है तो इसलिए टूवर्ड्स बनाया, डायरेक्शंस पर ध्यान देना। तो कितना E1 आएगा? तो आप क्या निकालोगे? फॉर्मूला आपके पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹। चार्ज आपके पास है √2 माइक्रोकुलम, इसे लिख दिया है। और डिस्टेंस कितनी है? देखो बच्चों, ये 1 है, ये 1 है, पाइथागोरस से निकालोगे तो ये √2 आएगी, तो √2 का स्क्वायर। तो आंसर हो जाएगा 9√2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। सही है इतनी बात। अब हम निकालेंगे, किसकी वजह से निकालते हैं? देखो, दूसरा जो ये चार्ज है ना, ये वाला, ये इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना प्यारे बच्चों, इसको मैं नाम दे दे रहा हूं E2। इसकी वजह से भी यही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, डायरेक्शन भी सब कुछ सेम होगा। तो भैया E2 भी आ जाएगा कितना आपके पास? 9√2 अपॉन 2 × 10⁻³
न्यूटन पर कूलम। अब बात आती है इसकी, इस वाला ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भैया अबे होगा, नाम दे रहे हैं E3। तो चलो भाई E3 निकालते हैं, E3 कितना होगा। देखो भाई E3 की अगर बात करें तो चार्ज कितना है प्यारे बच्चों, तो चार्ज है 2√2 माइक्रोकूलम और डिस्टेंस है 1। तो 9 इंटू 10⁻9, 2√2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 18√2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। चलो भाई अब ये तो निकल गए। अब देखो फोर्स रिजोल्व करने हैं, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। चलो भाई देखो, सबसे पहले इनको मैं अरेंज कर देता हूं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था ये वाला, इसका नाम E1 था। एक ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड था, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसका नाम E2 था और इधर आपका E3 था। और अगर एंगल की बात करें तो प्यारे बच्चों, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा होगा। अब देखो कंपोनेंट करते हैं, इस डायरेक्शन में हो जाएगा E1 कोस थीटा, हाँ या ना, ठीक है ना, E1 कोस थीटा, और इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा। ऐसे E2 को तोड़ो, उधर हो जाएगा E2 कोस थीटा और नीचे हो जाएगा E2 साइन थीटा। अब देखो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाला इससे क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि E1 और E2 तो बराबर ही हैं और कोस है इसलिए ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास एक E3 बचा और नीचे ये बचे हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा देखो वो बाई डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा E3 माइनस E1 साइन थीटा माइनस E2 साइन थीटा, ठीक। और हमें डिस्टेंस पता है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, देखो डिस्टेंस है 1 1 1, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये √2 है, तो साइन थीटा तो निकल ही जाएगा। और दूसरी बात, जो आपके पास E1 और E2 है प्यारे बच्चों वो बराबर है, तो मैं ऐसा लिख दूं क्या, 2E1 साइन थीटा लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आया क्यों लिखा, क्योंकि भैया E1 बराबर है E2 के। और अगर साइन की बात कर रहे हो ना प्यारे बच्चों, तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी 1/√2। वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, E3 की वैल्यू क्या है, 18√2 इंटू 10⁻³ 2। E1 की वैल्यू क्या है, तो E1 है 9√2 अपॉन 2 इंटू 10⁻³ और साइन थीटा की है 1/√2। क्लियर इतनी बात। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो गए, 2 से 2 चला गया, √2 से √2 चला गया, बचा क्या, 18√2 इंटू 10⁻³ माइनस 9 इंटू 10⁻³। अब वैल्यू रख देते हैं। चलो भाई 18√2, √2 की वैल्यू आपको पता होती है 1.414 माइनस 9 इंटू 10⁻³। सोल्व करोगे तो ये सोल्व करके जो आता है ना पूरा, अगर देखो मैं 18 किसको 1.414 और किसकी मल्टीप्लाई करनी है 18 की, तो ये आता है लगभग लगभग 25.45 इतना आएगा, ठीक है। और अगर आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो 16.45 इंटू 10⁻³ कितना हो जाएगा 3, 16.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, ये हो गया। क्लियर है इतनी बात, 16.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। किस डायरेक्शन में होगा, तो भैया अलोंग वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस की ओर होगा। क्लियर है ना इतनी बात, कोई दिक्कत तो नहीं। क्वेश्चन समझ में आया, क्या था हमारे पास, 3 चार्जेस थे, -√2 2√2 और -√2। हमने -√2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, टूवर्ड्स होगा और उसका नाम E1 रखा। ऐसी -√2 की वजह से भी निकाला, दोनों का सेम आया। फिर 2√2 की वजह से निकाला, तीनों के इलेक्ट्रिक फील्ड आ गए, उनके कंपोनेंट करे, 2 कंपोनेंट कैंसिल हो गए और फिर हम ऊपर वाले यानी E3 में से इन दोनों को माइनस कर दिया। तो आंसर कितना आ गया, 16.45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों हमने अपने इस चैप्टर के जितने भी प्रीवियस ईयर थे उन सबको कंप्लीट किया, सभी कॉन्सेप्ट को समझा। उम्मीद है कि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और आप कोशिश करें कि इसको खुद से करके देखें। ऐसे नहीं कि बस सिर्फ नोट करना है,
खुद से मेहनत करनी है आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।